हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई नो मुझे अचानक से मैंने ये बोल दिया कि मैं चैनल बंद करने वाली हूँ। काफ़ी लोगों को झटका भी लगा, काफ़ी लोग शॉक भी हुए और काफ़ी लोग दुखी भी है। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली 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 सॉरी। बस मैं अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि मैं अभी मैनेज नहीं कर सकती। अगर मुझसे मैनेज नहीं हुआ तो फ्यूचर में मैं इसे छोड़ने वाली हूँ, तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि हो सकता है मेरा चैनल जल्द ही बंद हो जाए। बट आई प्रॉमिस कि मैं मेरी स्टोरीज़ को ख़त्म ज़रूर करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने किसी भी काम को अधूरा छोड़ना कभी पसंद नहीं करती। मैं उसे पूरा करती हूँ। जो मैंने कहा मैं उसे पूरा करूँगी। हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो मैं उस काम को अधूरा छोड़ भी सकती हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उसे पूरा करने के लिए। और स्टोरी ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो मैं इसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगी। सो डोंट वरी, आपके एफएफ तो पूरे होंगे, पर उसके बाद मैं न्यू लेकर आऊँगी कि नहीं आऊँगी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे हार्डली ही टाइम मिल पा रहा है अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए। बट मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये काम मुझे पसंद है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही अपडेट दे सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि आपने इसको अपडेट नहीं किया है। आप सेकंड चैनल पे अपडेट दे दीजिए प्लीज़। गाइस आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरे सेकंड चैनल पे संडे टू संडे अपडेट करूँगी और इस पर कोशिश करूँगी मैं रेगुलर रहूँ, लेकिन मैं रेगुलरली सिर्फ एक ही एफएफ अपडेट करूँगी। सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मेरी आवाज़ पे गौर मत करना, क्योंकि मैं सच में थोड़ी सी टायर्ड हूँ। थोड़ी क्या, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, बट मैं फिर भी मुझे काम तो करना होगा। सो ज़्यादा ध्यान मत देना थकान मेरी आवाज़ पर। बस स्टोरी लाइन पे फोकस करना और इन्जॉय करना। स्टोरी एक सफ़र होती है। इस सफ़र में हम लोग साथ हैं और साथ में इन्जॉय करते हैं। हमें नहीं मालूम है कि ये सफ़र कहाँ जाएगा, कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा, पर हम इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देंगे। आप लोग देंगे ना? बिल्कुल आप लोग देंगे। तो चलिए आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। वांग जी जो अपने मन में सोच रहा था कि हाँ, विंग के आने के बाद वो बदल गया है। एक ऐसा इंसान जो किसी को अपने आसपास आने भी नहीं देता था, आज वो किसी के बिना रह नहीं सकता है। एक ऐसा इंसान जिसे किसी की ना तो सुनना पसंद है और ना किसी को अपने बारे में कुछ कहना पसंद है। वो इतनी ज़्यादा बातें भी कर सकता है, नॉन स्टॉप किसी व्यक्ति को सुन भी सकता है। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे भी कुछ पल आ सकते हैं। वो किसी के लिए इतना ज़्यादा भावुक हो सकता है कि उसके कष्ट होने के बावजूद वो उसे अपने साथ रखेगा। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में भी कि कभी वो किसी लड़की के लिए इतना ज़्यादा पागल हो सकता है। इतना ज़्यादा पागल कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। सब कुछ, अगर उसे अपना राज्य छोड़ना पड़े, कुछ भी क्यों ना छोड़ना पड़े, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ विंग के लिए। दूसरा विंग वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसने शादी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। मैन के कारण उसे बहुत कुछ पता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा नर्वस इसलिए है क्योंकि उसे डर लग रहा है। उसे इतनी खुशियों की कभी आदत है नहीं, कभी भी नहीं। उसे इतनी ज़्यादा खुशियाँ कभी नहीं मिली हैं। उसे बचपन के बहुत कम ही सीन याद हैं। उसे अपनी माँ का चेहरा, अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं है। बस कुछ धुंधली सी आवाज़ें उसे अपने कानों में कभी कभी सुनाई देती हैं। इसके अलावा उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता है कि उसकी माँ कहाँ चली गई। उसे लगता है कि उसके माता पिता उन दोनों की जान जा चुकी है। वो इस दुनिया में अनाथ है, अकेला है। पर नहीं, अब उसके साथ वांग जी है। विंग के दिमाग में था कि क्या होगा अगर उसका एंजल उसे छोड़ दे तो क्या विंग इस बार जी पाएगा? वो नहीं जी सकता, वो खुद ही अपनी जान ले लेगा अगर वांग जी ने उसे छोड़ दिया तो। शादी में कुछ ही घंटे बाकी थे। यहाँ पर दोनों ग्रूम जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। वांग जी भी नर्वस है विंग को खोने के डर से, विंग भी नर्वस है वांग जी को खोने के डर से। विंग जिसे अब म्यान अपने साथ ले जा रही थी वेडिंग हॉल की तरफ, जिसे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं गया है, केवल और केवल यहाँ पर कुछ ही लोग हैं। जिन क्लान के कुछ लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर सचिन का रिश्ता हो चुका है, तो वांग जी की शादी में जिन क्लान के कुछ गिने चुने लोगों को बुलाना तो बनता है। मैन के दोनों भाई जिनजुशुन और जिनजुशुआन, वो दोनों वहाँ पर आए हैं। इसके अलावा उसके पिता और उसकी माँ
वो भी वहाँ पर है। इनके अलावा और कोई नहीं। लानचरण और लांसजन, म्यान म्यान, वांगजी विंग, इनके अलावा और कोई भी शादी में शामिल नहीं होगा। म्यान म्यान विंग को अपने साथ ले जा रही थी। वांगजी पहले ही वेडिंग रूम में आ चुका था। वेडिंग हॉल के अंदर वो खड़ा हुआ था। काफ़ी सारे रिचुअल्स पहले ही हो चुके थे जो ग्रूम के साथ किए जाने थे। प्रीस्ट वहाँ पर खड़ा हुआ था और कुछ मंत्रास को चैंट कर रहा था। वांगजी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसकी नज़रें विंग के ऊपर गड़ी, जो कि म्यानमन के साथ में आ रहा था। वांगजी उसे देख करके कुछ अलग ही महसूस कर पा रहा था। उसकी भावनाएं जैसे उमड़कर सामने आने लगी थी। वांगजी का खुद पर से काबू जैसे हटने लगा था। वो विंग को बस देखे जा रहा था, एकटक बस देखे ही जा रहा था। विंग जिसे महसूस हो रहा था, वांगजी की आंखें, उसके सिर पर कोई वेल नहीं लगी है क्योंकि वो एक मेल है। उसे वांगजी अपने ऊपर घूरते हुए महसूस भी हो रहा था। वो अपनी आंखों को उठाकर धीरे से वांगजी को देखने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर ये उसे घूर क्यों रहा है। लेकिन विंग की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इतने काफ़ी लोग वहाँ पर थे जिन्हें विंग नहीं जानता है। क्योंकि जिन क्लान के जितने भी लोग हैं उन्हें विंग नहीं जानता है, तो वो अपने सर को ऊपर नहीं उठा रहा था। वो वांगजी के पास जाके खड़ा हो गया था। वांगजी ने उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया था। विंग को ये काफ़ी अच्छा लगा। शादी के रिचुअल्स होने लगे थे। शादी जैसे जैसे कंप्लीट हो रही थी, वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने लगी थी। लान राज्य में काफ़ी कुछ उथल पुथल होने लगी थी। काफ़ी लोग जैसे हड़कंप मच गया था क्योंकि बाहर जैसे तूफान आने लगा था। ये तूफान बहुत अजीब था, बहुत अजीब, क्योंकि इस तूफान ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। ज़ोरों की हवा चल रही थी लेकिन कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली थी। जहाँ तक कि अपने इंसान भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले थे। लेकिन हवा बहुत ज़ोरों की चल रही थी। आसमान में बिजली गड़गड़ा रही थी, लेकिन आसमान में अभी भी सूरज उगा हुआ था। बहुत कुछ अजीब हो रहा था, बहुत कुछ अजीब। लेकिन शादी नहीं रुकी थी। जिन क्लान वाले लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है, पर अंकल लानचरण समझ गए थे कि विंग के ऊपर शायद जो कर्ज है उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। इसलिए वो सोच रहे थे कि उन्हें शादी को रोकना चाहिए, पर उन्होंने खुद से ही कहा कि नहीं, वो नहीं रोकेंगे। इसके बाद जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। वो सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर वो अपने नेफ्यू की खुशी में उसका साथ जरूर देंगे। शादी बस कंप्लीट ही होने वाली थी, लेकिन अब उस तूफान का असर दिखने लगा था। अब तक जो लोग अपनी जगह पर खड़े हुए थे उन पर उस तेज़ तरार की हवा का कोई असर नहीं हो रहा था। अब होने लगा था। आसमान में अब तक सूरज छाया हुआ था, पर सूरज की रोशनी गायब हो चुकी थी। अब गुसु राज्य के ऊपर काले बादल जैसे छा गए थे। बिजलियां कड़क रही थी और पानी भी बरसने लगा था। पर अजीब ये था कि पानी असल में जिस रंग का होता है, ये पानी उस रंग का नहीं था, ये नीले रंग का था। नीले रंग का पानी देखकर सभी लोग शॉक तो थे, और दूसरी बात, ये नीला रंग का पानी गिर कैसे रहा है, क्योंकि इतना नीला पानी तो होता नहीं है। गुसराज में जैसे बाढ़ आने को हो गई थी, लेकिन शादी अभी भी नहीं रुकी थी। उल्टा अंकल चिरन जो कि प्रीस्ट से बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े और जल्दी जल्दी शादी कराए। वहाँ पर कुछ एल्डर्स भी थे जो कुछ बोल रहे की कोशिश कर रहे थे, पर अंकल चिरन किसी की नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी किसी की नहीं सुनना है। फाइनली शादी कंप्लीट हो गई, लेकिन शादी के बाद भी माहौल थमा नहीं था। सब कुछ ऐसे गड़बड़ होने को आ गया था। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो नीले रंग का, गहरे नीले रंग का पानी गिरता ही जा रहा था। वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कि बारिश बताना चाहती हो कि वो आज गुसु राज्य को बहाकर ले जाएगी। अंदर जिन क्लान के लोग भी थे, जिसने आगोश में आते हुए कहा, ये पानी क्यों गिर रहा है? क्या मास्टर लान, आपने कुछ गलत किया है? हमें तो यही लगता है। आपके क्लान वाले लोग गलत कर सकते हैं, हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अंकल चिरन जिन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जिन जिशन को इतना तो जानते हैं कि ये लड़का पागल है, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है। विंग तो डर गया था ये सुनकर। उसने वांगजी के हाइट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। वांगजी ने विंग को हक कर लिया। उसे वो कंसोल करने लगा कि विंग शांत रहे, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद और भी ज़्यादा गड़बड़ होने लगी। विंग जो कि खुद हवा में उड़ने लगा था, विंग का हाथ वांगजी ने टाइटली होल्ड किया हुआ था। विंग इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बेहोश हो गया। वांगजी ने विंग के हाथ को नहीं छोड़ा, तो वो खुद भी हवा में उड़ने लगा था। वांगजी ने विंग को कमर से टाइटली पकड़ लिया था और वो उसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। वो दोनों बाहर निकल आए थे।
उस बड़े से हॉल से बाकी लोग भी बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद विंग और वांगजी दोनों आसमान में ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। अंकल चिरन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो चिल्ला रहे थे लोगों पर कि कोई उन्हें जाकर रोको, कोई रोको। सिचेन जिन्होंने अपनी तलवार को लिया और वो आसमान में उड़ गए वांगजी को पकड़ने के लिए। लेकिन जितना वो वांगजी के करीब जा रहे थे, वांगजी उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ जाता जा रहा था। वांगजी ने विंग को होल्ड किया हुआ था, तो जब सिचेन विंग के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे तो विंग की स्पीड, उड़ने की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। दूसरा वांगजी विंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि विंग होश में आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। सिचेन जिन्होंने हार नहीं मानी, वो और भी ज़्यादा ऊपर जाने लगे, पर उनके उड़ने की भी एक लिमिट थी, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो उसके बिना नहीं रह सकते। एक समय पर आने के बाद उनका दम घुटने लगा, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर भी सिचेन रुके नहीं, वो आसमान में और भी ऊपर जाते जा रहे थे। लेकिन वांगजी और विंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिचेन की स्पीड अब धीमी हो चुकी थी, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी की कमी हो रही थी। कुछ टाइम बाद वो थक गए और वो नीचे की तरफ गिरने लगे, पर कुछ सैनिक जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उन्होंने सिचेन को पकड़ लिया। सिचेन की सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं था। दुख तो इस बात का था कि वो विंग और वांगजी को रोक नहीं पाए। वांगजी और विंग पता नहीं कहाँ आसमान में उड़ गए हैं। सिचेन नीचे की तरफ आ चुके थे। अंकल चिरन जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। सच में उन्हें वांगजी की खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से वो वांगजी को ही खो देंगे। अगर उन्हें ऐसा पता होता तो वो ये शादी कभी भी नहीं होने देते, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था इस बारे में उन्हें। लेकिन अंकल चिरन खुद भी जानते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। लांग सिचेन जो इतने ऊपर से उड़कर आए थे, वो नीचे गिरने वाले थे, पर कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। सिचेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए अंकल चिरन उन्हें अपने साथ ले गए वैद्य के पास दिखाने के लिए। उनका एक नेफ्यू, जिसका अब कोई भी अता पता नहीं है, वो कहाँ गया है उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे नेफ्यू की तो वो टेक केयर कर ही सकते हैं। इसलिए अंकल चिरन लांग सिचेन को अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वांगजी और विंग ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। विंग लगभग वांगजी की गोद में है और विंग ने वांगजी को टाइटली उसके नेक से हक किया हुआ है। वांगजी ने भी विंग की वेस्ट को टाइटली रैप किया हुआ है अपने मस्कुलर शोल्डर्स के साथ में, अपने मस्कुलर हाथ के साथ। विंग जो इतना दुबला पतला है, अब वो वांगजी की गोद में लगभग लेटा हुआ था। वो दोनों वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। आसपास जैसे लग रहा था कि बादल ही बादल हों। उन बादलों के बीच में वो दोनों वहाँ पर बेहोश थे। उनके आसपास कुछ सैनिक खड़े हुए थे, जिन्होंने सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। सफ़ेद रोब्स में वो कुछ लोग खड़े हुए थे जिनके पैर नहीं थे। वो सारे जो सैनिक थे, वो सभी वांगजी और विंग को बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे कि भाई इंसान और उनकी दुनिया में कैसे आ गए। उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वहाँ पर एक सैनिक था जिसने अपने बालों में अपने हाथ को घुसाकर खुजाते हुए कहा, भाई मो, एक बात बताओ, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जो लड़का वहाँ पे खड़ा था, जिसका नाम शायद से मो है, उसने कहा, जिन, मुझे नहीं मालूम है। मुझे लगता है हमें अंदर जाकर बताना चाहिए कि ये लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ पर इंसान आ गए हैं और इंसानों का यहाँ आना मना है। दूसरी बात, यह यहाँ आए कैसे? वहाँ पर एक और इंसान था, उसने कहा, तुम लोग चुप रहो, देखने तो दो, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखो देखो कितना खूबसूरत है ना। उसने वांगजी की तरफ इशारा किया। उस दूसरे सैनिक ने उस एक सैनिक का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, ये इंसान है। इंसान हमेशा खतरनाक होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहो। चलो यहाँ आओ। उस सैनिक ने उस दूसरे सैनिक को अपने पास खींच लिया था। जन, जिसने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी को बुला कर लेके आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो अंदर की तरफ भाग गया। एक बड़ा सा दरवाज़ा जिसके अंदर वो भागते हुए चला गया। कहाँ गायब हो गया नहीं पता, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ पर वो कुछ और सैनिकों के साथ आया। उन सैनिकों ने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता है उन्होंने सोने के ही कपड़े पहन रखे हैं। सोने का मुकुट, सोने के गहने, आभूषण, सब कुछ सोने का है। वो जो दो सैनिक वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने झुककर इन तीन सैनिक जो अभी अभी आए हैं उन्हें बो किया। वो जो गोल्डन सैनिक था, उसने उन दोनों को देखा, विंग और वांगजी को। विंग को देखकर उसने कहा, ये कौन है? ये तो इंसान है,
ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उन तीनों सैनिकों ने झुकते हुए कहा कि उन्हें नहीं मालूम है। ये इंसान उन्हें यहाँ पर पिछले 2 घंटों से बेहोश पड़े मिले हैं। वो तो इन्हें बस देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ आए कैसे और यहाँ कर क्या रहे हैं, पर ये दोनों तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन गोल्डन सैनिकों ने विंग और वांग जी को घेर लिया था। इसके बाद वो उन्हें देखने लगे। एक सैनिक जो वांग जी को धीरे से टच करने लगा अपनी उंगली से और उसे हिलाने लगा। वांग जी जो नीचे गिर गया, विंग भी गिरा उसी बादल के ऊपर, बादल से नीचे नहीं। विंग जो वांग जी की चेस्ट पर गिर गया था और वो उठ गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे से खुलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता से उसने अपनी आंखों को खोला, अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को रब किया। वो सच में वांग जी की गोद में बैठा हुआ था। उसने फिर वांग जी को देखा। वांग जी को देखकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी और तभी उसकी स्माइल हवा हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि वो तो शादी में थे ना। उसने अपने आसपास देखा, इतने सारे लोगों को, इतने सारे सैनिकों को देखकर वो डर गया। उसने ऐसे लोग आज से पहले कभी नहीं देखे। उसने वांग जी को हिलाते हुए कहा, एंजल, एंजल उठो ना, एंजल, एंजल, एंजल उठो ना। वो सैनिक हैरान हो गए थे कि ये इंसान इस दूसरे इंसान को एंजल बोल रहा है, पर ये तो एंजल है नहीं। एंजल्स तो वो लोग हैं ना, तो ये ऐसे एंजल क्यों बोल रहा है? पर खैर, उन्हें पूछने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस देख रहे थे घूर घूर कर विंग को। विंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे वो पुराने समय सच सब कुछ याद आने लगा था और विंग इसलिए रोने लगा था। विंग जैसे जैसे रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू की एक बूंद वांग जी के फेस पर जाकर गिर गई, जिससे वांग जी की भी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सबसे पहले विंग को देखा जो रो रहा है। उसे देखते ही वांग जी, जिसने किसी और चीज़ पर गौर न करते हुए विंग के ऊपर पूरा ध्यान लगाया और उसे कंसोल करने के लिए उसे हक कर लिया और कहा, वी रो क्यों रहे हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? कोई बात है? क्या हुआ है? विंग जिसने कहा, एंजल, एंजल मुझे बचाओ, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेंगे, वो मुझे सच में मारेंगे ना? वांग जी ने कहा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा विंग, तुम्हें कौन मार रहा है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? वांग जी ने अब सामने देखा। इतने सारे लोगों को देखकर वो भी हैरान हो गया था, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी तलवार को समन किया और हैरानी की बात यह थी कि उसकी तलवार उसके हाथ में आ भी गई। उसने अपनी तलवार को लेकर खड़ा हो चुका था। तलवार आगे, विंग उसकी बाहों में और वांग जी उन सारे सैनिकों के सामने खड़ा था। वो सैनिक कुछ भी नहीं कर रहे थे। उनके हाथ में कोई तलवार भी नहीं थी, कोई भी हथियार नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं रहे थे। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने क्या किया है विंग के साथ में? उन सैनिकों ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, पर किसी की आवाज़ वहाँ पर गूंजी, किसी के पायल की आवाज़, घुंघरू बजने की आवाज़। विंग और वांग जी ने पीछे मुड़ के देखा। पीछे एक इमोर्टल नजर आने वाली लेडी चलते हुए आ रही थी, जिन्होंने हल्के से ग्रीन रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें हल्का सा नीला रंग था। उनके गहने भी अलग अलग रंग के थे, कहीं गुलाबी, कहीं लाल, लेकिन वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी आंखें वो भी नीले रंग की हैं। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद रंग के हैं, काफ़ी घने हैं और लंबे हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे रोब्स को पहना हुआ है। वो सच में किसी गॉडेस से कम नहीं लग रही हैं। वो वहाँ चलते हुए आ रही थीं और वो जैसे जैसे चल रही थी, बादलों में भी फूल खिलने लगे थे। लेकिन विंग जो उन्हें देख रहा था और उनमें जैसे खो गया था, उनकी आंखों में वो कहीं गुम हो गया था। उनकी आंखें विंग को कुछ न कुछ याद दिलाने लगी थी। उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगी थी, बहुत सारी आवाज़ें। आशियान, 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 तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ। बाबा के अलावा तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। बाबा की उम्मीद मुझसे मत करना। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती। और उसके अलावा हर चीज़ मैं तुम्हें दे सकती। तुम सच में प्यार के लायक नहीं। तुम्हें मेरी चले जाना। तुम तो बंदी बनाने के भी लायक नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम निकल जाओ यहाँ से पहले कि मैं तुम्हें श्राप दे दूं। विंग जो वहीं नीचे गिर गया था, उसी बादल के ऊपर, वांग जी ने उसे थाम लिया। वांग जी जिसने विंग के चीक्स को सहलाते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग, विंग। पर विंग उठने का नाम नहीं ले रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी है जैसा भी कमेंट ज़रूर करना एंड हैप्पी होली। सॉरी फॉर लेट विशिंग। एक्चुअली आधा पार्ट मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, आधा मैंने अब रिकॉर्ड किया है।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा दिया कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? बट डोंट वरी, मैं मेरी स्टोरी को ज़रूर कंप्लीट करूँगी और अगर मुझे मौका मिला तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि आप 3 दिन में 1 बार, 4 दिन में 1 बार, हफ़्ते में 1 बार अपडेट करोगे तो भी चलेगा। तो मैं देखती हूँ आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। मैं हफ़्ते में 1 बार अपडेट ज़रूर किया करूँगी, लेकिन स्टोरी कंप्लीट करने के बाद। जब तक स्टोरी चल रही है मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट दे सकूँ। तो चलिए, टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।